नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून 2026 से यहाँ पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। एक तरफ इस्तीफे की बात चल रही है, दूसरी तरफ इस प्रदर्शन का एक मानवीय पहलू है। मानवीय पहलू ये है कि भारत के अलग अलग हिस्सों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। आप देख सकते हैं जो भीड़ है, ये भीड़ आपको इस बात का प्रत्यक्षदर्शी है, गवाह है कि हाँ लोग आ रहे हैं। लेकिन मानवीय पहलू क्या है इस कहानी का? मानवीय पहलू ये है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, ये लाइन में वो लोग लगे हुए हैं जिनके यहाँ पर सामने खाने की व्यवस्था, ये खाना बना के लेके आए हैं और ये खाना परोस रहे हैं। वो जुनैद भाई हैं, उधर आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर वसीम राजा साहब हैं, वो अपनी टीम के साथ मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी लोगों तक खाना पहुंच जाए। और खाने के लिए ये देख सकते हैं आप वहाँ तक लाइन जहाँ से मैंने बात करी थी, क्योंकि यहाँ खाने की भी ज़रूरत है, यहाँ पानी की भी ज़रूरत है। मैंने कहा था कि इस पूरे प्रोटेस्ट का सबसे बेहतरीन, सबसे मानवीय पहलू, सबसे इंसानियत वाला पहलू यही है कि यहाँ पर लोग भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना जाए, उसके लिए पानी की, उसके लिए खाने की ये लोग मिलकर व्यवस्था करते हैं। और कितने सलीके के साथ ये लोग आराम से खड़े हुए हैं, बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पानी की व्यवस्था हो, बात चाहे खाने की हो, बात चाहे और भी किसी तरह की सुविधाओं की बात हो, तो लोग किसको याद करते हैं? लोग याद करते हैं जुनैद भाई को, क्योंकि ये इस पूरे प्रदर्शन का एक मानवीय पहलू है। ये गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और जुनैद भाई को जब ये पता चलता है कि वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, तो ये और लोगों की तरह, जैसे यहाँ भीड़ लगी हुई है, ये भी वैसे ही और लोगों की तरह यहाँ पर आए थे। लेकिन इन्होंने देखा कि लोगों को किस किस तरह की दिक्कतें परेशानी हो रही हैं, इसलिए वो इस दिक्कत परेशानी को कम करने के लिए उस स्टॉल पे खड़े हो जाते हैं। 20 जून 2026 से लेकर आज तक, आज तारीख हो गई है 27 जून हो गई है, 7 दिन हो गए हैं। और अगर हम इनके पैरों को देखें तो पैर सूज चुके हैं, छाले इनके पैरों में पड़ चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्या जुनून है इन्हें कि इन्होंने सोच लिया है कि कोई यहाँ से ना भूखा जाएगा, ना यहाँ से कोई प्यासा जाएगा, बस अपना काम करते रहेंगे। ये कैसे दिमाग में आया कि हम मतलब इस तरह की मदद कर रहे हैं लोगों की? ये प्रदर्शन चल रहा है। अब मैंने देखा है कि आप उस मंच तक नहीं जाते हैं, बस अपना ही यहाँ पर एक अलग मंच लगाया हुआ है अपने। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं वो देश के हित के लिए एकत्रित हुए हैं और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। और जो इस देश में बहुसंख्यक आबादी है वो युवाओं की है और वो बहुसंख्यक आबादी जो शिक्षा हासिल कर रही है, उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। उनका जिस प्रकार से शोषण और दमन हो रहा है पेपर लीक्स के जरिए से, वो बहुत ही अहित हो रहा है उनके साथ। आप इस पानी के बारे में, इस खाने के बारे में बात करिए, जो आपके दिमाग में ये आइडिया आया, ये कैसे आइडिया आया? उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इसलिए दूर प्रदेशों से, जिलों और शहरों से लोग उमड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में। तो इसलिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उनके लिए मूलभूत आवश्यकताएं जो एक आंदोलन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको यहाँ पानी की सुविधा नहीं होगी, खाने की सुविधा नहीं होगी, तो कितने दिन तक आंदोलन आप चला पाएंगे? तो हमारा कर्तव्य है कि एक देश के भविष्य के लिए लोग जमा हुए हैं, तो उनकी सेवा करना भी एक इंसानियत का और मानवता का फर्ज है। और ये भी एक देश सेवा है, क्योंकि वो किसी नाजायज मांग के लिए यहाँ पर जमा नहीं हो रहे हैं, वो एक ज़रूरी मांग के लिए आए हैं। सरकार से सवाल करना, लोग ये कहते हैं कि हम सरकार को बुरा कह रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं। लोग ये समझते हैं कि हम उस सरकार को, कोई और सी भी सरकार होती है उनकी, उसमें भी स्कैम होता, हम उस सिस्टम से सवाल करते। मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ मानवीय पहलू की, मैं बात कर रहा हूँ इंसानियत की, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो दूर दराज से आते हैं, उनके खाने की, उनके पीने की, उनकी व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही दूसरा मानवीय पहलू है, आपने सुना होगा कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लग जाती है एक होटल में, और जब आग लगती है तो उस आग में एक ही परिवार के 8 लोग जल के मर जाते हैं और टोटल मिला के संख्या हो जाती है 23 लोग मारे जाते हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जब लोग अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा रहे थे, तभी वहाँ पर खड़े हुए थे वसीम राजा साहब। जब वसीम राजा साहब खड़े हुए थे, इन्होंने देखा क्या कि इन्हीं के गांव के रहने वाले हैं रियाजुद्दीन साहब, उनकी दुकान है गद्दों की। इन्होंने आइडिया शेयर किया और आइडिया शेयर करने के बाद उनसे आसपास के दुकानदारों से कहा कि ये गद्दे हमें दे दो ताकि हम इन गद्दों को उस
बिल्डिंग उस होटल तक पहुंचा दें ताकि जो लोग कूद रहे हैं, कूदने के बाद वो उस पे गिरेंगे तो उनको चोटें कम लगेंगी। ये बाकी ये अपना आप में एक रोंगटे से खड़े हो गए मैं जब बात कर रहा हूँ। जी मेरे ये कैसे मतलब आपके दिमाग में आया कि यार ये हम लोग ऐसे मदद करें तो ये हो जाएगा? क्योंकि फिर उन्हें इतना सारा प्यार मिलता है रियाजुद्दीन साहब को, आपको। अगर आपने वक्त के रहते ये काम ना किया होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। कैसे दिमाग में आया आपके? सर हाँ, जब 3 जून को जब ये सुबह में जब आग लगी थी तो मैं घर के बाहर ही था, तो शोर मचा, वहाँ आग लगी है। जो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे होटल फ्लोरिस इसलिए करके होटल था, वो पूरा आग ने उसको अपने काबू में लिया हुआ था। और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लोग अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे अपने, मतलब उनकी जो दया थी जो देखी नहीं जा रही थी। और वहाँ पे सिर्फ दिल्ली पुलिस थी लोकल, बट बिल्डिंग के अंदर आग थी तो हम बढ़ नहीं सकते थे। तो जलती आग में हम घुसेंगे तो हम खुद इंजर्ड हो जाएंगे। तो देखा इतनी में ही एक औरत आके गिरी जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। तो उस समय हमने सामने देखा कि गद्दे की दुकान है, पड़ोस में भी मेरे चाचा ताऊ के लड़कों का घर था, वो भी अपनी बैठकों में से घर से गद्दे ले आए। कम पड़े तो हमने वो सामने से रियाजुद्दीन के गद्दे ले लिए और वो ज़मीन पर बिछा के इमीडिएटली उनको बोला कूदने के लिए, क्योंकि जब तक फायर की गाड़ी नहीं आई थी। वो देखते ही उन लोगों ने कूदना चालू कर दिया, जैसे तैसे कूदे, लेकिन उनकी इंजर्ड हुए बट उनकी जान बच गई। इतने में ही सर फायर की गाड़ी आ जाती है, फायर की गाड़ी आग बुझाती है। हम बेसमेंट का जो रास्ता था जो बंद था उसको हम उखाड़ के अंदर घुसते हैं। अंदर का दृश्य सर बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही दर्दनीय था। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। बॉडी के पार्ट मेरे हाथ में आ गए थे लोगों को बचाते टाइम, लोगों की खाल मेरे हाथ में आ गई थी। मैं खुद जैसे मुस्लिम हैं, जैसे हमारे में जब जान जारी होती है तो लास्ट में कलमा पढ़ लेते हैं, तो मैंने खुद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया था कि अब मैं नहीं बचा। मैं चारों तरफ से घिर चुका था और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, ना मेरे पास सर को बचाने के लिए हेलमेट था, ना ही ऑक्सीजन मास्क, ना ही पैरों में मेरे सेफ्टी शूज थे। बस घुस गए। जो अंदर आग से तड़प रहे थे बस ये देखा था ये मेरे भाई बहन है, और मैं घुस गया, बिना सोचे समझे घुस गया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पैरालाइजिस माँ है, मेरे कार्डियक से जो अभी तक बीमारी से जूझ रहे हैं मेरे फादर हैं, जो सब मेरे पे डिपेंड है, मेरी खुद की वाइफ जो हाउस वाइफ है। कुछ समझ में नहीं आया, मैं अंदर कूद गया और लोगों को निकालने लगा, क्योंकि घसने का रीजन भी यही था, कोई हीरो बनना नहीं था, क्योंकि अंदर लोगों की घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, निकालने वाले बहुत कम थे। जब मैं अंदर बढ़ा तो मैंने खुद ही देखा कि वहाँ पे फायर वाले खुद पैर फैला के मास्क हटा के अपनी लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, क्योंकि सर वो भी इंसान है, कहाँ तक निकालेंगे। हमने 40 से 45-50 लोगों को रेस्क्यू किया था। अब खुद सोच लीजिए, जब इंसान में जान नहीं रहती तो उसको 3rd फ्लोर से, 4th फ्लोर से, 1st फ्लोर से, बेसमेंट से निकाल के हम ला रहे हैं। उस कंडीशन में जब पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था, प्लास्टर टूट रहा था, टाइलें फट रही थी, सिलेंडर हमारे सामने थे, उसमें से धुआं निकल रहा था। ये नहीं पता था अगर ये फट गए तो हमारे कितने चीचड़े होंगे, बॉडी का पार्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बट सर ऊपर वाले ने हिम्मत दी बचाने की, घुस गए, खुद की जान भी बचाई और लोगों की जान भी बचाई, CPR भी दिया। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपने कलमा भले ही पढ़ लिया था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल जी मंजूर था। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम राशिद राणा है। राशिद भाई, जब मैं देखता हूँ कि जुनैद भाई जब इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ आप खड़े हो जाते हैं, मुश्तैद हो जाते हैं, और फिर मुश्तैदी के साथ लोगों को पानी पिलाते हैं, और जो शरबत होता है उसको पिलाते हैं, जो खाना होता है उसको भी खिलाते हैं। तो आप भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये कहाँ से आए हैं आप और कैसे दिमाग में आइडिया आया? मैंने सुना है कि आपके घर शायद पुलिस भी पहुँच गई थी। सर जब मैं पहली बार पानी लेकर आया था 6 जून में, उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 20 जून को पानी लाया मैं यहाँ पे, तो पहले पूरा मुझे तो पता नहीं था, मैंने सोचा रैंडम ऐसे ही पूछ रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर ले लिया था, उसी के थ्रू वहाँ पे लोग पहुँच गए थे कि जी आपका लड़का वहाँ पे क्या कर रहा है और कौन है कैसे है। तो मैंने बता दी कि पेपर लीक हुए, मेरी सिस्टर ने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरे भाई ने भी एग्ज़ाम दिया है, पेपर लीक हुए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि पेपर दे के एग्ज़ाम दे के अपने घर तक नहीं आए थे और पेपर लीक की खबर आ गई थी रास्ते में। तो जैसे यहाँ पे हमने पानी का स्टॉल लगाया, फिर जुनैद भाई दिख गए, जुनैद भाई भी बहुत खिदमत कर रहे थे, तो हम सब ने एक सोचा कि क्यों ना हम एक साथ ही करें जल्द, क्योंकि सबकी हेल्प भी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना प्रोवाइड या पानी या जो भी हमसे हो सकेगा वो सब करेंगे। वो सब फिर वही सब सोच के जब जुनैद भाई इंटरव्यू देते हैं तो मैं हेल्प करने लग जाता हूँ, और बाकी तो जुनैद भाई और हम सब कर ही रहे हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और ये देखो कहीं ना कहीं इंसानियत ही है। वो 3 जून में भी एक इंसानियत थी जो लोगों की जान बचाई गई थी, और यहाँ पे भी वो इंसानियत है जो बच्चे अभी तक 21 या 22 जो काबिल बच्चे अपनी जान दे चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें बचानी है।
और ये सब चीज़ें भी मूलभूत सेवाएं जो जरूरी हैं, यहाँ लोग टिके हुए हैं उनके लिए, वो लगे हुए हैं सर इंसानियत के। ये वो पहलू है इस प्रदर्शन का जो मानवीय पहलू है, इंसानियत का पहलू है। एक और पहलू के पास हम तुम्हें लेके चलते हैं। वहाँ पुलिस वाले बैठे हुए हैं। पुलिस वाले, उनकी जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करना, उनकी मदद करना, कि यहाँ कोई झगड़ा ना हो जाए, यहाँ कोई फसाद ना हो जाए। यहाँ 24 घंटे बैठे हुए हैं लोग, लेकिन इस 24 घंटे में बैठने के बाद अगर कहीं किसी की मदद का नंबर आता है तो पुलिस वाले मदद करते हैं। कहीं कोई इस प्रदर्शन में इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना खड़ी हो जाए किसी की। हमारी अलग अलग कई पुलिस वालों से बातचीत होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि पुलिस वाले सुबह 8 बजे आते हैं और अगली ही सुबह 8 बजे जाते हैं, यानी कि वो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर छात्र और ये दूर दराज से लोग आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो जैसे ये भी मशक्क़त कर रहे हैं तो पुलिस जो इनकी सुरक्षा में लगी हुई है, तो पुलिस भी कोई कम मशक्क़त नहीं कर रही है। 24 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद फिर 24 घंटे का आराम, फिर 24 घंटे की ड्यूटी। ये 20 जून 2026 से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद ये फिर लगातार चल रहा है। और जिस तरह से लगातार आप देख सकते हैं कि भीड़ बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो उससे लग रहा है कि ये भीड़ कम नहीं होने वाली है। अभी 27 जून 2026 और रात के 9 बजकर लगभग 10 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा है। तो अभी रात के चाहें 1 बज जाएं या रात के चाहें 2 बज जाएं, इस तरह से भीड़ बढ़ती ही रहती है। जो भी रहेगा, शिक्षा मंत्री हटेंगे या नहीं हटेंगे, सीजीपी यहाँ कब तक रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन हमने अपनी कहानी के माध्यम से एक मानवीय पहलू की बात की है। मानवीय पहलू ये कि जिस तरह से जो भूखे आते हैं उनके लिए भी पानी की, चाय की व्यवस्था की जाती है, खाने की व्यवस्था की जाती है। जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है कि कहीं किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। कोई भी एलिमेंट आता है, कोई दिक्कत पैदा करने की कोशिश करता है, तो बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और इस प्रदर्शन से बाहर कर देते हैं कि बस यहाँ सही लोग रहें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का मामला है। और इन पुलिस वालों को देखकर इनकी बातचीत से लगता है कि ये भी प्रदर्शन में कहीं ना कहीं इन प्रदर्शन करने वालों को अपने ही बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कि कोई इन्हें अपना बच्चा समझ रहा है, कोई इन्हें अपना भाई समझ रहा है। बहुत ही इत्मीनान से वो पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं और इससे ज़्यादा इत्मीनान से ये लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेफिक्र हैं। इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है, इन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। ये देखो, लड़की आराम से बैठ के लेट के पढ़ाई कर रही है, जो भी अपना पढ़ाई कर रही है। उधर वो बैठ के दो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इधर बड़ा गहन मंथन चल रहा है। ये थक चुके हैं तो ये आराम कर रहे हैं। वो पुलिस वाले भी सुबह से, जो आरएएफ के ऑफिसर हैं, जो दिन भर उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है, तो वो भी शायद आराम कर रहे हैं, क्योंकि रात के 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो रहा है। तो ऐसे ही सब के सब लोग अब आराम कर रहे हैं। यही इस प्रदर्शन की सबसे खूबसूरत बात लगी कि यहाँ पर जो लोग आए हैं अपने काम कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं, जमे हुए हैं। बस ने कई अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की है। वो पहलू जैसे पुलिस का भी बयान दिया कि पुलिस सुबह 8 बजे आती है, अगली सुबह 8 बजे जाती है, मेहनत कर रही है। यहाँ लोग भी जो दूर दराज से आए हैं, कुछ लोग खाने की लाइन में लगे हुए हैं, कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल होने की लाइन में लगे हैं। ऐसे ही सोचा कि किसी एक व्यक्ति से बात कर लेते हैं, और जिनसे हम बात कर रहे हैं उनका नाम है अरविंद कुमार चौहान। कहाँ से हैं आप? सर मैं बलिया के उत्तर प्रदेश से हूँ। बलिया उत्तर प्रदेश। अगर हम बस से जाएं या फिर हम ट्रेन से जाएं तो ये सफ़र कम से कम 12 घंटे का होना चाहिए। 18 घंटे सर। 18 घंटे का? राइट सर। तो आप 18 घंटे का सफ़र करके यहाँ आए? बिल्कुल सर। क्या सोच कर आए थे? सर यही कि ये जो नीट पेपर लीक हो रही है, जंतर मंतर पर हमारे जैसे नौजवानों को भी पहुंचना चाहिए, इस आंदोलन में भागीदारी होना चाहिए। जो कि जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं, वो मंगल पांडे चीतू पांडे की धरती है, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस अंग्रेज़ों की पसीने छुड़ा दिए थे। जिसमें मैं आप बता दूं, जो मेरा गांव है नराव गांव, जो जिला बलिया के उत्तर प्रदेश में आता है, हमारे गांव से खुद 16 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिसमें मेरा बाबा खुद है। अब यहाँ के लोग और नेता लोग देशद्रोही कहते हैं, उनसे उनके घर में हो या ना हो, हम तो किताबों में पढ़े ही है, अपने घर से भी बलिदान दिए हैं। मैं उस पीढ़ी से आता हूँ। यहाँ इस प्रदर्शन पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बातें हुई हैं। बिल्कुल सर। आपके दिमाग पर कौन सी बात ने ज़्यादा असर सर किया? मेरे नज़र में पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि जब नौजवान खड़ा हुआ है, इस देश का बागडोर हिला है। और मैं प्रण किया हूँ कि जब भी नौजवान खड़ा हुआ है, ये धर्मेंद्र नहीं, धर्मेंद्र के साथ साथ मुझे लग रहा है कि नरेंद्र भी इस्तीफा देंगे। ये तो खैर ज़्यादा बड़ी बात हो गई।
लेकिन आप यही सोच लीजिए कि इस प्रदर्शन में दूर दराज, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाके हों, राजस्थान हो, अलग अलग जगहों के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। भले ही चाहे आपको संख्या कम दिखाई दे रही हो, लेकिन रात के 10:10 का समय हो रहा है और इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार घुमा के अब दिखाइए कि लोग रात के 10 बजे भी अगर जमे हुए हैं तो दिन में यहाँ पर क्या हालत रहती होगी, जबकि प्रदर्शन को चलते चलते आज लगभग 7वां दिन हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो हमने इस प्रदर्शन में एक मानवीय पहलू की बातचीत की है, वो मानवीय पहलू आपको बेहद पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो इसलिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।